नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राज मोहन तिवारी। देखिए, 5 चरणों के चुनाव के बाद अब बिहार में छठे चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते सोमवार की शाम पटना आए, सुशील मोदी जी के आवास गए, वहां पर परिजनों से मुलाकात की और उसके बाद आज उनकी 2 सभाएं बिहार में हुई। एक मोतिहारी में, जहां से उन्होंने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वाल्मीकि नगर और शिवहर लोकसभा सीट को साधने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में अपने भाषण के जरिए उन्होंने महाराजगंज सहित सिवान और गोपालगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र को साधने की कोशिश की है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव भी लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। आज सिवान और शिवहर लोकसभा में उनकी जनसभाएं हुई। लेकिन देखिए, आज सबसे बड़ी खबर सुबह सुबह निकलकर सामने आई, जब छपरा में आरजेडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई, गोलीबारी हुई और उसमें बताया ये जा रहा है कि राजद के 3 कार्यकर्ताओं को गोली लगी, जिसमें 2 का निधन हो चुका है, मौत हो चुकी है। और उसके बाद इस पर बिहार में सियासत तेज हो गई है। बीते दिन किस तरीके से सोशल मीडिया पर रोहिणी आचार्य का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ उनकी बहस देखने को मिल रही है, गाली गलौज भी सुनने को मिली। और ऐसे में अब ये बड़ी घटना होने के बाद बिहार की सियासत पे क्या असर पड़ने वाला है, क्या होने वाला है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि रंजन जी हैं और प्रवीण बागी हैं। कैसे देख रहे हैं ये सारण की घटना को आप? सारण की घटना देखिए, ये बात का बतंगड़ बनाना हुआ। बहुत छोटी सी घटना थी। चुनाव में आमतौर पर कार्यकर्ता जोश में रहते हैं, अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए और वोटरों को ला करके घर से ला करके बूथ तक पहुंचाने के लिए, अधिक से अधिक मतदान करने के लिए वो सक्रिय रहते हैं। इसी क्रम में ये रोहिणी आचार्य के साथ बहस हो गई। वो एक बूथ पर गई थी, तो उम्मीदवार घूमते रहते हैं अपने क्षेत्र में, हर बूथ पर जाते हैं, वो भी एक स्वाभाविक सी बात है। तो गई, वही बहस हो गई। लोगों का आरोप था दूसरे पक्ष का कि बूथ कब्जा करने आई हैं, मगर ऐसी बात थी नहीं। बूथ कब्जा करने आई होती तो वो पूरे दस्ते के साथ आई होती, मगर वहाँ 2 ही आदमी दिख रहे थे उनके, और पुलिस प्रशासन मौजूद, पुलिस वहाँ मौजूद थी। हर बूथ पर सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे। तो बाताबाती हुई, बहसाबासी हुई, फिर बीच बचाव हुआ, चली गई, वो ख़त्म हो गया मामला। सब लोगों ने समझा कि मामला समाप्त हो गया। मगर वहाँ जो है राजपूत और यादव, ये 2 ऐसी कम्युनिटी है जिनमें छिटपुट विवाद होते रहते हैं, कभी हिंसक झड़प भी हो जाती है इसमें। तो वही बात का बतंगड़ बन गया। और फिर अगले दिन यानी आज सुबह में कुछ लड़के जा रहे थे, तो कुछ लोगों ने टोका कि हम लोगों ने तुमको खदेड़ दिया, भगा दिया। अब उसी पर फिर दोनों पक्ष से और लोग जुट गए और तनाव बढ़ता गया, और उसी बीच किसी ने फायरिंग कर दी तो 3 लोग घायल हो गए। उसमें एक की मौत हो गई, दूसरे के भी मरने की खबर है, मगर अभी पुष्टि उसके आधिकारिक नहीं हुई है। और एक यहाँ पीएमसीएच में इलाज चल रहा है, जो रोहिणी आज गई वहाँ मिलने। तो इसको एक तरह से ये कहा जा सकता है कि ये प्रशासनिक विफलता है। इसमें दोष किसी का नहीं है, दोनों पक्षों में किसी का दोष नहीं, ये प्रशासनिक विफलता है। प्रशासन को इसका एहसास नहीं हुआ कि ये मामला गंभीर रूप ले सकता है और इसमें लोगों की जान भी जा सकती है। अगर वो सतर्क रहता, वहाँ पेट्रोलिंग होते रहती या पुलिस पोस्ट वहाँ कर देती, तो ये टाला जा सकता था। मगर प्रशासन के लोगों ने सोचा कि चुनाव ख़त्म हुआ तो चलिए सब कुछ मामला भी ख़त्म हो गया। मगर कुछ लोगों ने उसको गांठ बांध के रखा था और उन्हीं लोगों ने इसको इस अंजाम तक पहुंचाया है। वायरल हुआ उसमें तो ये साफ दिख रहा है कि जो वहाँ लोग मौजूद हैं वो रोहिणी पे काफ़ी भारी पड़ रहे थे। मुर्दाबाद के नारे लगे, भद्दी गालियाँ दी गई और जाति सूचक शब्दों का भी उनके लिए इस्तेमाल किया गया था। तो ये मान के तो हर कोई चल रहा था कि मामला इतना आसानी से ख़त्म नहीं होगा। हाँ, वो वहाँ देखिए जहाँ पे ये बूथ है वहीं पर राजपूतों की भी बड़ी आबादी है और वहाँ पर यादव जाति की भी बड़ी आबादी है, और दोनों का वहाँ नाम उसी बूथ पर है, दोनों वहीं वोट देने आते हैं। मगर जो सूचना मिली वहाँ से वो ये है कि बिंद जाति के कुछ लोगों ने
जो राजद के मतदाता थे, उन्होंने राजद कार्यालय में फ़ोन किया कि हमको वोट नहीं देने दिया जा रहा है यहाँ। उसी सूचना पर रोहिणी आचार्य वहाँ गई थी, तो लोगों को लगा कि ये आई हैं प्रभावित करने। हाँ, तो उसी में फिर बात आगे बढ़ी और ये सब हुआ। तो ये प्रशासनिक विफलता है और प्रशासन को ये याद रखना चाहिए था कि इसका एक इतिहास रहा है कि यहाँ ऐसे संघर्ष होते रहे। एक समय तो एक चुनाव में 13 लोग वहाँ मर गए, बम बनाने की फैक्ट्री थी, उसी में विस्फोट हो गया और 13 लोग मारे गए। और राजीव प्रताप रूडी ने और संगीन आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा कि जब जब लालू प्रसाद यहाँ से लड़ते हैं चुनाव, तब तक हिंसा होती है और वो जब नहीं लड़ते हैं तो शांतिपूर्ण चुनाव होता है। तो इस पर कोई जवाब अभी नहीं आया है राजद की ओर से, मगर राजद की ओर से ये कहना है कि ये जानबूझ के कराया गया है, बदनाम करने के लिए हम लोगों को कराया गया है। और रोहिणी आचार्य ने कहा कि भाजपा के लोग गुंडे हैं, वो इस तरह की हरकत करते रहते हैं, ऐसे सारे गुंडों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लोग तो गिरफ्तार हुए। हाँ, ये मांग उन्होंने की। तो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब देखिए उसमें फिर जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है। ये जो घटना हुई, क्योंकि देखिए अभी बिहार में 16 सीटों पर वोटिंग बाकी है, खासकर सारण के बगल में महाराजगंज है, सिवान है, गोपालगंज है, कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है इसका? नहीं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और देखिए, पोस्ट पोल वायलेंस तो बिहार के चुनाव में हमेशा से इसका इतिहास है कि चुनाव के बाद रंजिश होती है और फिर उसमें हिंसा होती है। लेकिन ये निचले स्तर का जो पंचायती स्तर का जो चुनाव है उसमें होता है। लोकसभा के चुनाव में वायलेंस हो जाए और 3 लोग मारे जाएं, माने 3 लोगों को गोली लगे, ये बड़ी घटना, इसको देखना चाहिए। और छपरा में तो अभी हाल ही माने इसी वर्ष कह सकते हैं, महाराजगंज के पास ही यादवों और मुसलमानों ये राजपूतों में हिंसक हुआ, मुबारकपुर में हुआ और माने गोली चली, लाठा लाठी हुआ, कई लोग उसमें गंभीर रूप से जख्मी हुए। ये बड़ी बवाल हुआ उस समय और उसी का असर चुनाव पर भी चल रहा था कि एक गोलबंदी यादवों की और राजपूतों की हो रही थी और वो उसका एक परिणाम आज हो गया। अब देखिए महाराजगंज में और गोपालगंज में, छपरा का तो हो गया, माने सारण का ये हो गया, लेकिन इसका असर उन चुनावों पर जरूर पड़ेगा। अब जो है गोलबंदी अलग तरह से होगी, यादवों की और राजपूतों की गोलबंदी जो कहा जा रहा था। अब देखिए बक्सर में राजपूत कैंडिडेट हैं और आरजेडी के हैं, माने सुधाकर सिंह, और वहाँ भाजपा की तरफ से जो 2 कैंडिडेट, एक निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी अगड़ी जाति के हैं, लेकिन अब उनका काम खराब होगा। हालांकि वो बीच में वोट कटवा की तरह आए थे, लेकिन वहाँ पर अब गोलबंदी जो होगी वो बक्सर में उसका असर देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से काराकाट में भी इसका असर देखने को मिलेगा। काराकाट में वो राजपूतों का इलाका है और पवन सिंह खड़े हो रहे हैं। खास बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 तारीख को काराकाट में जनसभा करने जा रहे हैं, बक्सर में करने जा रहे हैं, पाटलिपुत्र में करने जा रहे हैं। तो इन सभाओं का भी असर पड़ेगा। लेकिन ये जो जाति के आधार पर जो छपरा का जो वायलेंस हो गया, अब इसके आधार पर इन 16 सीटों पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। आरजेडी ये आरोप लगा रही है कि हमको बदनाम करने, भाई तो आपको क्या बदनाम करने की बने? आपके ऊपर इस तरह का आरोप तो रहा है पहले से। लालू प्रसाद यादव को, पुलिस को चाहिए कि वहाँ से उनको उठा के बाहर करना चाहिए, जहाँ वो बैठ के कैंप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये आरोप जंगल राज का, और ये जो इस तरह से भूरा बाल साफ करो, एक ज़माने में वो कहते थे, जानबूझ के हिंसा क्रिएट करना, ये आरोप उन पर रहा है। हम नहीं कहते कि ये लालू प्रसाद यादव ने करा दिया, लेकिन ये आरोप आरजेडी पर लगता रहा है। तो पुलिस को इसकी जांच करनी चाहिए, कौन लोग इसके दोषी हैं और उन पर कार्रवाई हो, जो लोग दोषी हैं उनको पकड़ा जाए। लेकिन राजनीतिक तौर पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखेंगे तो अगले 16 सीटों पर जो चुनाव होने वाला है, इस हिंसा का असर उस पर पड़ेगा। हिंसा का असर उस पर पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि वहाँ के एसपी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? एसपी पे कार्रवाई अभी तक तो नहीं हुई और ये कार्रवाई तो अभी चुनाव आयोग ही कर सकता है, क्योंकि पूरा प्रशासनिक मशीनरी उसके अंतर्गत होता है। मगर एसपी की कोई वैसी बड़ी चूक नहीं है उसमें जिसके चलते उस पर कार्रवाई हो। चूक यही है कि वहाँ पेट्रोलिंग नहीं हुआ, गश्ती नहीं हुई, सतर्कता नहीं बरती गई, ये एक चूक हुई। और वो संयोग से दोनों गुट मिल गए और फिर झड़प हो गई, बातचीत बढ़ गई आगे।
मगर ये इसमें असली जो दोषी हैं वो राजनेता हैं, क्योंकि राजनेता वोट लेने के लिए जातीय गोलबंदी कराते हैं, जातियों को भड़काते हैं, लोगों को भड़काते हैं, और उसी का नतीजा है कि ये हुआ। अगर ये भड़काने वाली कार्रवाई ना हो तो कहीं कोई विवाद नहीं है, लोग तो एक साथ रहते हैं, एक ही साथ एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, विवाद किसी चीज़ का नहीं होता। मगर ये जीतेगा कोई, हारेगा कोई, और उनके समर्थक लड़ मरते हैं आपस में। तो ये समर्थकों की मूर्खता भी है, लोगों की मूर्खता है कि आप बेवजह के लिए जान दे रहे हैं। अब जिसके घर का जो आदमी गया वो तो चला गया, वो तो लौट के आएगा नहीं, और जीते कोई वो मौज करेगा दिल्ली में बैठ करके। तो ऐसे मूढ़ लोगों को आप क्या कहेंगे? उनकी यही नियति है, ऐसे ही लड़ते रहिए, मरते रहिए, नेताओं की जय जय करते रहिए। यही हो रहा है बिहार में। बीजेपी की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और उसमें कहा गया है कि सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई गई है। पहले वहाँ पर कुछ लोग थे, उन पर हमला किया गया और उसके बाद ये पूरा कांड हुआ है। और उसमें उन्होंने ये भी माना है कि चुनाव आयोग की लापरवाही है, जो रिटर्निंग ऑफिसर थे उनकी लापरवाही है, क्योंकि लगातार वो लोग शिकायत कर रहे थे रोहिणी आचार्य के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये तो सरकार की भी विफलता है कि पोस्टिंग तो इसी सरकार ने किया है ना, उन्हीं की सरकार है बिहार में। और ऐसे नालायक और निकम्मे अफसरों को आप पोस्टिंग कर रहे हैं जो शिकायतों की सुनवाई नहीं कर रहा है, बात नहीं सुन रहा है। तो निकम्मे आप हैं जिन्होंने पोस्टिंग की, निकम्मे वो हैं जो सरकार चला रहे हैं। तो जब सरकार का मुखिया निकम्मा हो जाएगा तो अफसर तो मौज करेंगे ही। तो वही हो रहा है बिहार में। तो यहाँ अब वो चूँकि जो लोग पकड़े गए हैं इसमें वो भाजपा के लोग हैं, जो गोली जिसने चलाई वो भी बताया जा रहा है कि भाजपा का आदमी है, वो आरजेडी के हैं। तो इसीलिए भाजपा अभी बचाव की मुद्रा में है और आरजेडी आक्रामक मुद्रा में है। तो अभी ये होना चाहिए था, नेताओं में अगर जरा भी सद्विवेक है और इंसानियत बची है तो संयुक्त समिति जा करके वहाँ शांति की अपील करनी चाहिए थी, लोगों को एक साथ बैठा के समझा बुझा के इस विवाद को यहीं समाप्त करना चाहिए था। मगर वो दोनों पक्ष ऐसे ऐसे बयान जारी करेंगे कि छपरा में और तनाव बढ़ेगा और उत्पात होगा। तो नेता तो इसमें मजा लेंगे। ये तो एक लोकसभा की बात हो रही है कि चलिए अभी चुनाव चल रहे हैं, 2 चरण के अभी बाकी हैं, लेकिन बहुत जल्द विधानसभा की तैयारी शुरू हो जाएगी। क्या जो ये जातीय संघर्ष अब बिहार में, क्योंकि हमने मुंगेर में भी देखा, वहाँ पर भी वोटरों को कहा जा रहा था कि वोट देने से रोका गया, और यहाँ भी यही सिचुएशन देखने को मिली है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में और भी ज़्यादा खूनी संघर्ष देखने को मिल सकता है? निश्चित रूप से एक तो जातिगत जो जनगणना हुई है, जिसकी बार बार उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है। मैंने राष्ट्रीय स्तर पे भी राहुल गांधी इसको बार बार कह रहे हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। उससे एक जहर घोलने की तैयारी तो हुई थी कि चुनाव से पहले ये जहर समाज में डाल दिया जाए, जिसका फ़ायदा वहाँ मिलेगा। नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत की थी, अब उन्होंने पाला बदल लिया है। लेकिन ये तैयारी ही इसीलिए की गई थी कि 2025 के विधानसभा चुनाव में उसका लाभ किनको मिलना है। और निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की गठबंधन उस समय थी। अब पता नहीं उस समय भी गठबंधन शायद हो जाए उनकी, इसकी तो अभी नहीं कह सकते। लेकिन जाति जनगणना की तैयारी ही की गई थी कि समाज में जातिगत द्वेष फैलाकर जातियों की गोलबंदी की जाए और उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाए। तो उसकी तैयारी और उसकी एक परिणति अभी छपरा में देखने को मिल गई। जगह जगह जो भी हो रहा है, धर्म के नाम पर एक आरोप लगता है कि माने पोलराइज करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन जाति के नाम पर पोलराइजेशन कौन कर रहा है? और ये भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश जरूर की है कि जाति के आधार पर बिहार न बटे। अगर बिहार जाति के आधार पर बट गया तो भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होगी। उसकी कोशिश वो लगातार करते रहेंगे न बटे, लेकिन इधर से कोशिश लगातार जारी रहे कि समाज जातियों में बट जाए तो 2025 के चुनाव में उसका असर देखने को मिले। क्या बिहार में अगरा बनाम पिछड़ा एक बार फिर से कराने की कोशिश हो रही है? राजनेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और जनता तो निरीह जनता है, वो सूझबूझ उसके पास थोड़ा कम है बिहार में लोगों के पास। वो नेताओं के पीछे दीवाना रहते हैं। तो नेता जिधर हाँक देंगे लोग उधर चल देंगे, भेड़ बकरे की तरह।
तो बिहार में यही होता रहा है। और देखिए, जातीय द्वेष फैलाने से या जातीय भेदभाव करने से किसी का भला होने वाला नहीं है, क्योंकि रहना है सबको यहीं। अगर आप तनाव में रहना चाहते हैं तो खूब जाति और धर्म के नाम पर राजनीति कीजिए, लोगों को भड़काते रहिए। और अगर प्यार से सौहार्द से रहना है, आगे बढ़ना है ज़िंदगी में, तो उसके लिए शांति की स्थापना ज़रूरी है। जब तक प्रदेश शांत नहीं रहेगा तब तक प्रदेश आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये यहाँ बहुत दिनों से हो रहा है। अब तो जातीय संघर्ष कम हो गए, कहिए कि लोग बाहर जाके थोड़ा सीख पढ़ लिए, दिमाग खुल गया बिहारियों का। नहीं तो यहाँ तो जाति के नाम पर गर्दन काट दिया जाता था, एक दूसरे का खून हो जाता था जातियों के नाम पर। वो जातीय हिंसा यहाँ हुई थी। और ख़ास करके वो जो मंडल आयोग की अनुशंसा लागू हुई, उस समय तो जातीय विद्वेष एकदम उफान पर था और राजनेताओं ने खूब उसको हवा दी। उसको शांत करने के बजाय 100 के आसपास नौजवानों ने आत्मदाह कर लिया था। उस समय लोगों को लगा कि हमारा भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ है कि अब आरक्षण को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के, धार्मिक वैमनस्यता को लेकर के ये तनाव होते रहते हैं। राजनेताओं का काम है कि इस तनाव को कैसे कम करें, कैसे लोगों को समझा बुझा के एकजुट रखें। तो अगर लोग एकजुट रहेंगे और समझदार हो जाएंगे तो फिर मूर्ख नेताओं को वोट नहीं मिलेगा। जो गुंडे बदमाश मवाली राजनेता बन बैठे हैं उनको वोट नहीं देंगे लोग। तो इसलिए जनता को जाति और धर्म के नाम पर भड़काए रखो, गरम किए रखो, ताकि वो तुम्हारे पीछे दीवाना रहे और वोट दे करके उनको दिल्ली भेजती रहे। क्या सारण की सीट बहुत ज़्यादा फंस गई है? दोनों ही खेमों के वोटरों में सेंध लगी है और मामला इतना फंस गया है कि अब दोनों ही खेमों में छटपटाहट है और उसका ये नतीजा है। आज एक टीवी चैनल पर उनका राजीव प्रताप रूडी का इंटरव्यू चल रहा था, तो चेहरा उनका बहुत उतरा हुआ था। अच्छा। कोई चमक नहीं थी। वैसे रूडी जी चमकते रहते हैं और मुस्कुराते रहते हैं, मगर वो तनाव में थे और बोल भी रहे थे तनाव में। तो इसकी दो वजह हो सकती है। या तो ये हो सकता है कि चुनाव में बहुत भाग दौड़ परिश्रम हुआ तो थकान की वजह से हो सकता है, या फिर घटना के वजह से दुखी हो तो तब चेहरे पर तनाव हो, या चुनाव हारने की सूचना मिल रही हो कि वोटिंग अच्छी नहीं हो उनके फेवर में तो उसका तनाव हो, कुछ भी हो, मगर वो थोड़ा सा असामान्य दिख रहे थे। तो और जो वहाँ से सूचनाएं मिल रही हैं उसमें ये है कि किसी को ये अंदाज़ा नहीं है कि जीतेगा कौन। कैंडिडेट को अंदाज़ा नहीं है। वहाँ के जो एनालिस्ट हैं जो इस सब के विश्लेषण करते रहते हैं, वो भी ये बताने में असमर्थ हैं कि कौन जीतेगा। माने इतना टाइट फाइट है वहाँ, इतना कड़ा संघर्ष है कि वैसे में कोई भी जीत सकता है। और एक बार तो वहाँ इसी तरह के संघर्ष में चुनाव रद्द भी हो गया था, मारपीट, हिंसा, बूथ लूट, ये सब हुआ था। तो उस समय केजे राव का ज़माना था, उन्होंने वीडियो सारे देख करके और रद्द कर दिया था चुनाव। तो वैसा तो नहीं हुआ। ये तो बहुत छोटी घटना है, वह संजोग है कि गोली चल गया, उसमें मर गए लोग। मगर वहाँ कोई समझदार व्यक्ति होता तो वो इसको भी टाल देता, वो समझा बुझा के लोगों को अलग कर देता। और वो ज़्यादातर लोग जान पहचान के थे, उसी इलाके के रहने वाले सब हैं, कोई बाहर से आके कोई हिंसा नहीं की गई। वो आपस में एक साथ रहने वाले लोग जाति के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। तो देखिए, ये तो छपरा की घटना थी और बेहद दुखद घटना है। किसी की जान चली जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आज पीएम मोदी ने 2 संसदीय क्षेत्रों में जनसभाएं की हैं और छठे चरण के जो सीट है उसे साधने की कोशिश की है। कैसे देख रहे हैं मोतिहारी और महाराजगंज संसदीय क्षेत्र में पीएम मोदी के भाषण को? नहीं, प्रधानमंत्री ने एक साथ विधानसभा कई लोकसभा सीटों को ध्यान में रख के और इन 2 जगहों को चुना है और दोनों सभाओं में उन्होंने उस इलाके के तमाम लोकसभा क्षेत्रों को साधने की कोशिश की है। महाराजगंज में जनार्दन सिग्रीवाल चुनाव लड़ रहे हैं और उसका असर, चूँकि वो तो महाराजगंज में ही उनकी सभा हुई है,
एक जो आज की घटना के पहले भी यादवों और राजपूतों में जो वो हुआ, उनकी अदावत जो चल रही है उसका असर तो ज़रूर देखने को मिलेगा। ये जो अभी जो बातचीत चल रही थी कि छपरा की सीट एकदम से फंसी हुई है, देखिए इसमें राजपूत, भूमिहार, अगड़ी जाति के तमाम लोग और अति पिछड़ी जातियाँ, कुशवाहा इत्यादि, कुर्मी, कोयरी, इन सब का एक गठजोड़ हुआ है और वोटिंग राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में हुई है। ये जो राबड़ी देवी की बेटी जो हैं रोहिणी आचार्य बार बार खींच रही हैं, लोगों से उलझ रही हैं, पत्रकारों से उलझ रही हैं और इसी उलझन में आज ये इतनी बड़ी घटना हो गई। ये संकेत देता है कि कहीं ना कहीं संशय उनको है। तो ये तो बात छोड़िए, हम ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार बिहार आए और अब 8वीं बार की भी चर्चा है। 8वीं बार माने 25 तारीख को उस दिन वोटिंग होनी है, हाँ, छठे चरण की वोटिंग है उसमें, और वो काराकाट, बक्सर और पाटलिपुत्रा में भी, पाटलिपुत्रा में उनकी सभा है। तो ये 8 बार प्रधानमंत्री अगर बिहार का दौरा कर रहे हैं, आके रात्रि विश्राम कर रहे हैं, 2 दिन राजभवन में वो रुके, पटना की सड़कों पर 2 दिन, माने कल भी वो निकले तो पटना की सड़कों पर निकले। बिहार को निश्चित रूप से फोकस में रखा है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि 39 अगर 400 के पार का जो उनका मिशन है, अगर उसको पार करना है तो बिहार से ज़्यादा सीटें उनको जीतनी है। और ये इलाका जो है सिवान, छपरा इत्यादि उत्तर प्रदेश से सटे हुए कह रहे हैं, तो इन जगहों के चुनावों का असर उधर उत्तर प्रदेश में भी पड़ेगा। इन 2 स्टेट में, माने उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत जाए और बिहार में जीत जाए, ये उनका लक्ष्य है। तो प्रधानमंत्री ने आज फिर माने तेजस्वी यादव को टारगेट किया, माने उनके परिवारवाद को टारगेट किया और कहा कि कितने हजार करोड़ के घोटालेबाज 22 लोग एक साथ संगठन जुड़े हुए हैं, तो इनका तुष्टीकरण, परिवारवाद और भ्रष्टाचार, इसी पर उन्होंने कहा। और कहा कि हमको बेड रेस्ट करने की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव, तो ये किसी को ये नौबत ना आए। मैं तो कामना करूंगा कि कोई भी बेड रेस्ट पर न जाए, लेकिन जंगल राज के वारिस से यही उम्मीद की जा सकती है। उन्होंने, प्रधानमंत्री ने सीधे तेजस्वी को टारगेट किया है। तो निश्चित रूप से लालू प्रसाद यादव तो नहीं, तेजस्वी यादव ने एक चैलेंज जो खड़ा किया है, उससे बीजेपी घबराई हुई है, क्योंकि बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता जब सीधे तेजस्वी को टारगेट कर रहे हैं और लगातार सभाएं कर रहे हैं, तो कहना पड़ेगा कि तेजस्वी ने एक चैलेंज खड़ा किया है। सहमत हैं सर आप इनसे? हाँ, ठीक कह रहे हैं वो, और इसीलिए मोदी जी बार बार यहाँ आ रहे हैं कि उनको लग रहा है कि यहाँ मामला कुछ गंभीर है। और गंभीर है इसलिए कि यहाँ जो उनका पन्ना प्रमुख का कंसेप्ट है वो यहाँ काम नहीं कर रहा है। और ये पता नहीं उनको जानकारी लोगों ने दी होगी कि नहीं दी होगी, तो इसीलिए उन्होंने खुद कमान कसने की तैयारी की है यहाँ, और रिचार्ज लोगों को कर रहे हैं खुद बार बार आकर के। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात रही वो ये कि कोई प्रधानमंत्री पहली बार प्रदेश भाजपा कार्यालय में गया। अटल जी भी प्रधानमंत्री रहे, मगर वो प्रधानमंत्री रहते भाजपा कार्यालय कभी नहीं गए, मगर ये नरेंद्र मोदी गए और 2 घंटे से अधिक तक उन्होंने बैठक की वहाँ कार्यकर्ताओं में। और जो चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा हुई, जो विचारों का आदान प्रदान हुआ, जो टिप्स उन्होंने दिए, वो तो अलग है, मगर उन्होंने कार्यकर्ताओं को जो उस बैठक में मौजूद थे कैसे स्वस्थ रहें इसके लिए भी उन्होंने प्रेरित किया, और बताया कि कम से कम 10 मिनट रोज़ हंसिए, हाँ, और खुल के हंसिए कि सारे शरीर के नस आपके खुल जाएं, खून का संचार हो, ताकि आप स्वस्थ रहें। सिर्फ चेहरा ऐसे करके मत हंसिए, ठहाका लगा के हंसिए। और उन्होंने कहा कि 10 बजे तक काम कीजिए और 10 से 11 बजे तक लोगों से बात कीजिए कि चुनाव में कहाँ क्या हुआ, फीडबैक लीजिए, उनको गाइड कीजिए, और उसके बाद फिर 5 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक काम कीजिए। यानी 13-14 घंटे का उन्होंने चार्ट बना करके कार्यकर्ताओं को और नेताओं को समझाया है। मगर यहाँ तो एक राजनेता ऐसे थे जो उनके टिकट पर चुनाव भी लड़े और केंद्र में उनकी सरकार में मंत्री भी बने थे। अटल जी की सरकार में वो 12 बजे उठते ही थे। अब वो चले गए, दूसरी जगह से लड़ रहे हैं, पार्टी भी छोड़ दी उन्होंने। तो ऐसे लोग हैं, मगर बहुत से हैं जो सवेरे उठ जाते हैं। एक सुशील जी जो दिवंगत हो गए, सुशील मोदी, वो 5 बजे उठ जाने वाले थे, नियमित 5 बजे उठते रहे। जनसभा का असर पड़ेगा क्षेत्रों में?
चुनावी जनसभा का बिल्कुल पड़ेगा। प्रधानमंत्री की लोकप्रियता तो असंदिग्ध है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि देश के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार जो हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने एक टीवी चैनल को आज इंटरव्यू दिया और कहा कि मुझे कोई संदेह नहीं दिख रहा कि फिर से प्रधानमंत्री न बने मोदी। अच्छा। हाँ, उन्होंने कह दिया कि एकदम तय है, आप इसको लिख लीजिए कि प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार मोदी ही बनेंगे। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि विपक्ष बिल्कुल छत बिछत है, विपक्ष में कोई दम नहीं है और इतने उनके टुकड़े हैं, इतना मिसकम्युनिकेशन है आपस में उनके ये में कि कोई तालमेल नहीं है और न विचारों का कोई तालमेल है, न कोई चुनावी अभियान का तालमेल है, न कोई उनकी समझ है, न वो चाहते हैं कि मोदी हटें। अच्छा। यहाँ तक उन्होंने कह दिया। तो उनके कहने में उसको खारिज आप नहीं कर सकते कि वो भाजपा के एजेंट हैं। जैसे ओवैसी को लोग कहते हैं कि वो बी टीम है भाजपा की, तो वैसे आप प्रशांत किशोर को नहीं कह सकते कि वो सी टीम है भाजपा की, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट उन्होंने किया, जिस भी पार्टी के लिए काम किया, वो पार्टी जीत के सत्ता में आई। सिर्फ एक कांग्रेस को वो नहीं जिता पाए। यूपी में उन्होंने कांग्रेस का लिया था ठेका कि हम जिताएंगे, और उन्होंने एक अभियान चलाया था खाट पे चर्चा, तो लोग खटिया बिछा देते थे, वहाँ बैठ कर चर्चा होती थी। तो उसमें ये हुआ कि लोग आते थे, चर्चा करते थे और खाट उठा के लेके चल जाते थे। तो पार्टी को उसमें बहुत खर्चा हुआ, हर बार नए तरीके से नए सिरे से खाट खरीदनी पड़ती थी। तो प्रशांत किशोर के कहने का मतलब है, उन्होंने कैलकुलेशन किया होगा, उसकी गणना की होगी और तमाम उसके पहलुओं पर विचार करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वो फिर से और मोदी जी आ रहे हैं, चलिए ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात, लेकिन उसी बहुमत से आएंगे या उससे ज़्यादा बहुमत से आ जाएंगे? नहीं, वो कह रहे हैं कि 300 के आसपास सीटें आएंगी, मतलब जितनी पिछली बार थी, उसी तो के आसपास उसके आसपास उनको सीटें आएंगी। और बिहार में? बिहार का अलग से उन्होंने एनालिसिस नहीं किया। क्या लगता है? नहीं, बिहार में तो एनडीए आगे रहेगी, इसमें कोई राय नहीं है, मगर क्योंकि वो 39 शायद न रहे, क्योंकि तेजस्वी एक सशक्त नेता के रूप में उभरे हैं और वो इस बार कुछ सेंधमारी जरूर करेंगे, कुछ सीटों में खाता खुलेगा राजद का, और उसमें जदयू को कुछ सीटों पर हानि उठानी पड़ेगी, चिराग पासवान को कुछ सीटों पर हानि उठानी पड़ेगी, हो सकता है कि भाजपा भी कुछ सीट पर जीत ना पाए। तो इसलिए चुनौती बिहार में बड़ी है और इसीलिए पीएम मोदी का लगातार दौरा, इसीलिए, और ये चुनौती समझ रहे हैं पीएम, इसीलिए मोदी जी बार बार आ रहे हैं और अपने नाम पर वोट मांग रहे हैं। क्योंकि बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसके नाम पर लोग वोट दें, तो वो खुद के नाम पर ले रहे हैं वोट। तो देखिए, बात केवल बीजेपी की नहीं, पूरे एनडीए कुनबे की है, क्योंकि पीएम मोदी को मालूम है कि अगर एनडीए को जिताना है तो चेहरा खुद का ही रखना पड़ेगा, और इसीलिए लगातार हर चुनावी चरण के पहले पीएम मोदी का सभा जरूर देखने को मिलता है, उस दिन भी देखने को मिलता है, जैसा कि 25 तारीख को आपको फिर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अलावा जो अभी बिहार की सियासत में सबसे ज़्यादा जिस मुद्दे की चर्चा हो रही है वो है सारण लोकसभा। जिस तरीके से वोटिंग हुई है, दांव पेच खेले गए, लालू यादव ने कमान संभाली और रोहिणी आचार्य का जो वीडियो वायरल हुआ है वो अभी सबसे ज़्यादा अभी चर्चा का विषय बना हुआ है। और इस दौरान आज जो गोलीबारी हुई है उसमें हताहत हुआ, एक नौजवान हताहत हुआ, एक दूसरे नौजवान के जान जाने की खबर आई है। तो ये बड़ी घटना सारण में हुई है, चुनाव के बाद हुई है। अब देखना है कि इस घटना का असर आने वाले 2 चरणों के चुनाव पर कितना पड़ता है। बने रहिएगा लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।